और कम होगी। ये कौन सा इक्वालिटी की बात कर रहे हैं? कभी आपने दिल से बताइए, कभी आपने कोई दूसरी कम्युनिटी के लिए ये नारे सुने, ब्राह्मणों ध्यान रखो हम आ रहे हैं? और एक बच्चा जो इतनी परेशानियों से वैसे ही गूंज रहा होता है, अगर उस पर किसी ने भी फॉल्स कंप्लेंट लगा दी तो उसकी पूरी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। इस लेवल पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं एक इंटरेक्शन के माहौल के लिए, जहां पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन या विदाउट एनी डर वो एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सके। डिस्क्रिमिनेशन भी और बढ़ेगा और एक तरीके से ये जातियों को तोड़ने का एक तरीके से मैं कह सकता हूँ साजिश भी हो सकती है। तो ये तो तराजू की तरह है ना। कब अब समझिए, आप एक बार एक तराजू नीचे था दूसरा ऊपर था, तो आप उसको रिवर्स करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते ना, दूसरे एंड को आप ऊपर लाएंगे और एक को नीचे करेंगे। आपको इक्वालिटी लानी पड़ेगी। 20% से भी कम लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मैं तो ये कहूँगा कि जनरल कैटेगरी माइनॉरिटी में आ गई है ऐसी इस तरीके के बिल के आने की वजह से। ये दिल्ली है, फिर तो वो जेएनयू है, फिर तो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, आपको चंडीगढ़, हर जगह से फिर सैलाब दिखेगा। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो ये प्रदर्शन और भी उग्र अपना रूप लेगा, सड़कें भी जाम होंगी, आगे चल के और बहुत कुछ हो सकता है। ये वेपन आप क्या कर रहे हैं, एक को तलवार दे रहे हैं और दूसरे को गार्ड भी नहीं दे रहे, क्योंकि अब ये भी एक चीज़ है, फेक कंप्लेंट अगर फाइल होगी तो उसका कहीं प्रोविजन नहीं लिखा होगा कि फेक कंप्लेंट के लिए आप अगर कहीं पर कोई भी सजा वगैरह देंगे कि नहीं देंगे। क्या नाम होगा सर आपका? ईशान। ईशान जी, यहाँ पे किस चीज़ का प्रोटेस्ट? यहाँ पे यूजीसी गाइडलाइंस जो आई है उसको लेके बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अभी आया है। तो यूजीसी में आपको ऐसी क्या खराबी लगी? यूजीसी में देखिए, खराबी एज सच जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो इतना ख़राब नहीं है। ऑब्जेक्टिव यही है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे जो बच्चे हैं ये भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन होती है, SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे PWDs हो, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। पर बाई डेफिनीशन अगर आप जनरल कैटेगरी को उससे एक्सक्लूड कर देंगे, कि अगर आपने बाई डेफिनीशन वहाँ पे एक्ट में लिख दिया है कि ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तभी डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी अगर ये सिर्फ SC ST या OBC के खिलाफ है, जनरल कैटेगरी का इसमें कोई वो नहीं रहेगा रोल। और जो इसके फिर जो प्रोसीजर इन्होंने रास्ते बताए हैं कि इन केस अगर फॉल्स कंप्लेन दर्ज भी हो जाती है तो एक बच्चे के पास 30 दिन का टाइम रहेगा अपील करने के लिए वहाँ पे कमेटी में। लेकिन वो जो 30 दिन है उसके पहले ही अगर उनको ऐसा लगता है कि मामला सीरियस है तो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो जो मैटर यूनिवर्सिटी लेवल पे सॉल्व होना चाहिए था वो अचानक से लीगल मैटर बन जाएगा, और एक बच्चा जो इतनी परेशानियों से वैसे ही गूंज रहा होता है, अगर उस पर किसी ने भी फॉल्स कंप्लेंट लगा दी तो उसकी पूरी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। इस वजह से ये डिस्क्रिमिनेटरी है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं आनी चाहिए, गाइडलाइंस बिल्कुल आनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो भी रूल्स होने चाहिए वो होने चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं। अभी जैसे आपने बोला कि इसमें जनरल समाज वालों को अंदर नहीं लिया गया, नहीं दिया। SC ST और OBC को लिया गया, और एक ये भी है कि अगर किसी ने फॉल्स एलिगेशन लगा दिया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसमें विरोध आप किस चीज़ का कर रहे हैं कि ये जो किसी जो फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी कि जनरल वालों को अंदर नहीं लिया? दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ें। जो अगर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं तो क्या वो जनरल के खिलाफ नहीं हो रही हैं? क्या उन बच्चों को टारगेट नहीं किया जाता है? हम आए दिन देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी टारगेट किया जाता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है तो आप उसमें जनरल को भी इंक्लूड कर दीजिए। एक जनरल बच्चा भी कंप्लेन कर सकता है कि मेरे खिलाफ हुआ है। और दूसरी चीज़, जो आपने प्रोसीजर बनाया है उसको अगर आप और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उन्होंने ये रीज़निंग दी है कि फॉल्स कंप्लेंट वालों को इसलिए पनिशमेंट नहीं देंगे क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं। SC ST OBC कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं, मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं, उन्हें सामने आने में लगता है। तो ऐसे में अगर फॉल्स कंप्लेंट वाली बात आएगी तो शायद वो सामने नहीं आ पाएंगे। तो अगर आपका ऐसा ऑब्जेक्टिव है तो इसमें भी फिर अगर आपको उनको चांस देना होगा जिसके खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट हुई है कि वो अपना केस तो रख पाए सामने, पर वो केस का वहाँ पर टाइम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें 24 आवर्स के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा उस बच्चे के खिलाफ। अच्छा, मेरा सवाल एक आपसे भी होगा कि जो ये बिल आया है जिसमें कि अब SC ST वाले और OBC वाले इसके अंदर हैं, ठीक है, तो क्या इससे डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ेगा? इससे डिस्क्रिमिनेशन भी और बढ़ेगा और एक तरीके से ये जातियों को तोड़ने का एक तरीके से मैं कह सकता हूँ साजिश भी हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ ऐड की है इन्होंने कि पहले क्या होता था, अगर कोई भी फॉल्स कंप्लेंट या फिर कोई भी SC ST OBC वाला किसी के ऊपर फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है तो अगर वो पकड़ा जाता था या फिर ये चीज़ प्रूव हो जाती थी कि ये कंप्लेंट फॉल्स है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता था, जो भी उचित कार्रवाई होती थी वो की जाती थी। लेकिन इसमें ये रूल पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो इसी चीज़ में विरोध कर रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई चीज़ है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? हम मेन विरोध तो इसमें करें कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। ठीक है, इक्विटी गाइडलाइंस इनकी है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कुछ सोच समझ के निकाला होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत गलत है। एक तो सबसे पहले कि अपील करने का टाइम ना देना, जनरल स्टूडेंट्स जो है अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट होती है उनको अपील करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद अगर वो फॉल्स कंप्लेंट करता है तो वो फॉल्स कंप्लेंट करने वाले के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये एक तरीके से जनरल कैटेगरी को पूरे तरीके से साइड लाइन करके ये सारी चीज़ें बनाई गई। अभी आपने बोला कि इक्वालिटी के लिए ये बिल लाया गया है, क्या आपको लगता है कि किसी को ऊपर उठाकर किसी को नीचे करके इक्वालिटी आएगी देश में?
देखिए ये चीज़ें तो काफ़ी सालों से चल रही है। जैसे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम पे बना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने कहा था कि ये जो SC ST रिजर्वेशन OBC ये सारी चीज़ें केवल 10 साल के लिए होनी चाहिए, उसके बाद ये बराबर हो जाएंगी। लेकिन इस चीज़ को एक्सटेंड किया जा रहा है। और अब लेकिन SC ST रिजर्वेशन था जैसे, लेकिन एक तरीके से एक्सटेंड OBC भी आ गया है। अब OBC भी आ गया है, एक्सटेंड किया जा रहा है। शायद सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ही है। और मेरे ख्याल से 20% से भी कम लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जनरल कैटेगरी माइनॉरिटी में आ गई है ऐसी इस तरीके के बिल के आने की वजह से। अच्छा, अगर आप लोगों की, अच्छा पहले आप मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों की मांगे क्या क्या हैं सर? मांगे तो सिर्फ ये है कि इसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए और ये जो फॉल्स कंप्लेंट वाली चीज़ है वापस होनी चाहिए। और बल्कि मेरे हिसाब से तो जो चीज़ें चल रही थी वो नॉर्मल उस तरीके से चल देनी चाहिए। पूरी गाइडलाइंस बैक ही हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से हमारी मांग यही है कि गाइडलाइंस ही सारी बैक हो जाए। और ये मांगे पूरी ना की जाए तो क्या करेंगे? देखिए अमेंडमेंट तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो ये प्रदर्शन और भी उग्र अपना रूप लेगा, सड़कें भी जाम होंगी, आगे चल के और बहुत कुछ हो सकता है। हम लीगल तरीके भी ले सकते हैं। हम लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग लीगल वे में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक का भी। लीगल वे कैसे है? लीगल वे में अगर आप PIL फॉर्म करेंगे, हमारे वहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं वो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं कंटेस्ट करेंगे इसको, और फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। पहले भी कई ऐसी गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करी हैं। ये पहली बार नहीं होगा कि अगर इस पर स्टे लगता है तो। अच्छा, जो बिल लेके आए हैं तो जो ये बिल बना रहे थे उनको भी पता होगा कि ये सब गलत हो रहा है, कि हम सिर्फ SC ST और OBC वालों को इसमें डाल रहे हैं और जो फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं उन पे हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो क्या ये सिर्फ डराने के लिए, जनरल समाज वालों को डराने के लिए बिल लाया गया? नहीं, मतलब मेरे ख्याल से ये बस क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बिल लाया गया है। जैसे कि ये बिल आती सब कोई डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, हर कोई बस अपने कास्ट के बेसिस पे लड़ रहा है। इक्वालिटी इस बिल का ऑब्जेक्टिव था, लेकिन और ज़्यादा लोग आज यहाँ बढ़ गए हैं। आप लोग खुद देख सकते होंगे कि कॉलेज में किस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है इस बिल ने। तो इस बिल का कॉलेज में जो भेदभाव है वो और बढ़ गया। जो रियल इश्यूज़ थे जिसपे आज का जैसे कि आपको पता है जेनजीज आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो देख पा रहे हैं कि रियल इश्यूज़ क्या हैं। वो अरावली की बात कर रहे हैं, वो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो करप्शन की बात कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में जो इंसिडेंट हुआ। तो इतनी सारी बातों को लेके इसलिए बिल लाया गया था कि लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, जो कि लोग क्लियरली हो गए हैं। अब हम इस बिल पे लड़ेंगे। और ये जो बिल लाया गया UGC लाई है, ठीक है, तो इसमें सरकार का आखिर रोल क्या है? सरकार का रोल ये रहता है कि UGC जो आती है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस के थ्रू बनाई जाती है। UGC अगर आप ऐसे मान लीजिए कि जितनी भी सेंट्रली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब उन्हीं UGC रेगुलेशंस के हिसाब से ही उन्हें चलना पड़ता है। तो ये उनका रोल है। ठीक है, क्या नाम होगा आपका? नाम हमारा छात्र है, क्योंकि आप पर नाम में इंसान जात देखता है और हम लोग यहाँ जात पर इकट्ठे नहीं हुए। आज हम छात्रों पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर दलित से लेकर के ब्राह्मण तक, भूमिहार से लेकर के जाट तक, गुज्जर से लेकर के राजपूत तक, यहाँ सबके साथ है। और जो जातियाँ मैंने मेंशन नहीं भी करी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्लूड होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये जैसे कुछ कानून वगैरह कॉलेज लेवल पर लाए जाते हैं, कॉलेज लेवल पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं एक इंटरेक्शन के माहौल के लिए, जहाँ पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन या विदाउट एनी डर वो एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सके, एक पॉलिशिंग हो उनके नॉलेज की, उनके इंटेलेक्ट की। अगर यहाँ पर इस तरह के ड्रैकोनियन कानून लाए जाएंगे जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत हथियार दे दिया जाए लीगल, दूसरी कम्युनिटी पर वार करने के लिए, मतलब आपको लग रहा है कि जो बिल आया है इसकी वजह से जो भेदभाव और बढ़ जाएगा? रिवर्स बढ़ेगा। अगर हमें इक्वालिटी चाहिए तो ये तो तराजू की तरह है ना। अब समझिए, आप एक बार एक तराजू नीचे था दूसरा ऊपर था, तो आप उसको रिवर्स करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते ना, दूसरे एंड को आप ऊपर लाएंगे और एक को नीचे करेंगे। आपको इक्वालिटी लानी पड़ेगी। आप इक्विटी के नाम पर अगर ये बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक जो घटना थी, आप लोगों का जो बोलता जाता है, जो क्लेम्स वगैरह हुए जाते हैं, तो ऐतिहासिक घटना के लिए हम समरसता की बात करते हैं। हम यहाँ पर जाति प्रथा के ऊपर निकल करके राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हमारे से पहले हमारी जात के पहले सबसे हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, और हमारे साथ ये चीज़ आज हो रही है। तो ये तो रिवर्स कास्टिज्म का सबसे बिल्कुल मॉडर्न प्रोटेस्ट आखिर किसके खिलाफ है? ये आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? हम ये सोच के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच ना सिर्फ ये सरकार की, ना सिर्फ पिछली सरकार की, ये एक आम इंसान की आजकल होते जा रही है कि यहाँ पर बस इनको गाली दे दो, प्रताड़ित कर दो, ब्राह्मण बनिया, गो बैक, ठाकुर की कब्र खुदेगी, यहाँ पर तेदी की कब्र खुदेगी। ये कैसे चलेगा? अगर यहाँ पर हम यूनाइट होते हैं तो आप स्टूडेंट के तौर पर यूनाइट होते हैं, तो लड़ाई हम क्या, अच्छा, इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को? रोल बैक कंप्लीट सरकार नहीं ओके, तो फिर ये जारी रहेगा। आज ये जितने लोग दिखे, आप शायद लेट आए हैं, अब मॉर्निंग में तो बहुत तो आश्वासन दिया है, इसलिए थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सब। पर अगर ये आश्वासन देने के बाद में भी अगर कोई नहीं मानता है तो ये बात कंफर्म है, आज तो ये दिल्ली है, फिर तो वो JNU है, फिर तो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, आपको चंडीगढ़, हर जगह से फिर सैलाब दिखेगा। दंगे होंगे मतलब?
आप चाहते दंगे हो गए, आप चाहते आप हमारे मुंह में डालना चाहते दंगे हो गए, आप चाहते कि हम गैर राष्ट्रीय हरकत नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। आपने कहा कि जन सैलाब, आपने कहा कि सैलाब उठेगा, तो मैं बस वही आपको ये जितने लोग हैं ये क्या हिडमा सपोर्टर दिखते हैं? हम वो लोग हैं जो राष्ट्र की बात करते हैं, हम वो लोग हैं जो वर्दी की कदर करते हैं, हम वो लोग जो है जो बॉर्डर से लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे कैसे? क्या इस प्रोटेस्ट से ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। जो संविधान में विश्वास रखता है वो एक ही चीज़ बोलेगा, हम डेमोक्रेटिक वे से आपके सामने अपनी मांगे पेश करेंगे और तब तक पेश करेंगे जब तक आप लोग मान ना जाए। क्योंकि एक बार गांधी जी से ये चीज़ देश ने सीखी थी कि भाई साइलेंट प्रोटेस्ट से भी चीज़ें बदलती है। अगर अंग्रेज बदल सकते हैं जो ऑटोक्रेसी दिखाते थे, यहाँ पर हमारे पास आज डेमोक्रेसी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूजीसी के बिल में आपको क्या क्या खामियां दिखी? खामियां बहुत एग्जाम्पल के तौर पर आपको छोटे से मैं बताऊंगा। आपको डिटेल एनालिसिस तो अंदर जब हम जाएंगे, जब हमको परमिशन देंगे, मिलने के लिए आएंगे, जो आज मिले भी नहीं है, तो उस समय तो होगी। एक बेसिक एग्जांपल, एनोनिमस कंप्लेंट का आपका प्रावधान रखा गया है। एनोनिमस कंप्लेंट ये होती है कि आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बाईपास ही कर रहे हो। यहाँ पर कभी भी कोर्ट में भी कोई केस जाता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी एनोनिमस कंप्लेंट नहीं होती है। कंप्लेनेंट को आना पड़ता है कि भाई दिस इज माय कंप्लेंट एंड दिस हैज बीन डन अगेंस्ट मी। यहाँ पर आपकी एनोनिमस कंप्लेंट यहाँ पर दे देगा। अगर किसी को वेंडेटा लेना ना, रेवेंज लेना ना, किसी को कोई कमेटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई सोसाइटी में सिलेक्शन नहीं हुआ और वो उस वेंडेटा के चक्कर में अगर यहाँ पर ये चीज़ कर दिया कमेटी वगैरह के लिए, उसे कंप्लेंट वगैरह डाल दी, तो कमेटी गठित होगी उसके लिए। और उसके लिए कमेटी में भी प्रेशर बहुत रहेगा क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपको कमेटी गठित करनी है, 15 दिन के अंदर आपको उसका रिजल्ट देना है। और फिर अगर रिजल्ट जिसने कंप्लेंट करी है उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा तो अपेलेट बॉडी के लिए जाएगा। तो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर डीयू जैसी बड़ी है तो ठीक है, डीयू बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। पर जो छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेजेस है जो कोने कांटे में कहीं है और खुले, सर एक बात बताइए, जो यूजीसी का बिल आया तो मुश्किल होगी ना उन लोगों को, क्योंकि वहां पर तो उनको एक आपका क्लॉज है वहां कि ये डिबार कर सकते हैं यूजीसी वाले वो कॉलेजेस को, तो उनके ऊपर तो प्रेशर रहेगा ना तुरंत करने के लिए इनको, या तो पनिश। सर आप बस मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि अगर जैसे आप ये यूजीसी का बिल वापस लेने के लिए कह रहे हैं, अगर यूजीसी का बिल वापस नहीं लेती तो इन पर स्टूडेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? हर एक स्टूडेंट जो आज की तारीख में, चलिए ये ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर में या एलएलबी के फाइनल ईयर में या पीएचडी में आपका आखिर के साल चल रहे हैं, तब तक तो बहुत ठीक है। पर जैसे जैसे अब जो नए बच्चे आएंगे आगे चलकर इम्प्लीकेशन तो उनके लिए और सीवियर रहेगा ना। क्योंकि वहाँ पर अगर समझिए 2 बच्चे लोग बैठे, उनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच नहीं करी, 2 बच्चे बैठे कोई क्रिकेटिंग आइडियोलॉजी मैच नहीं करी और दूसरे के साथ थोड़ा तनाव हो गया, बातचीत हो गई, जो नॉर्मल है इंसानों में फ्रिक्शन, अगर वो फ्रिक्शन भी हो जाता है और फ्रिक्शन के बेसिस पर एक बंदा बोलता है अरे यार मैं ये कम्युनिटी का हूँ, इस कारण से मेरे साथ ये चीज़ करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या एक वेपन की तरह यूज़ नहीं होगा? ये वेपन आप क्या कर रहे हैं, एक को तलवार दे रहे हैं और दूसरे को गार्ड भी नहीं दे रहे। क्योंकि अब ये भी एक चीज़ है, फेक कंप्लेंट अगर फाइल होगी तो उसका कहीं प्रोविजन नहीं लिखा होगा कि फेक कंप्लेंट के लिए आप अगर कहीं पर कोई भी सजा वगैरह देंगे कि नहीं देंगे। अगर आप फेक कंप्लेंट के लिए सजा ही नहीं देंगे, आपने एनोनिमस ही रखा हुआ है, तो कितनी एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा है। सर आप क्या चाहते हैं, यूजीसी का पूरा बिल वापस ले लिया जाए कि जो इसमें चेंजेस, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि आपने हमको इतने साल तक सिर्फ और सिर्फ कोलैटरल डैमेज की तरह यूज किया है। अपने अपीसमेंट पॉलिटिक्स में आपने हमको रौंदा है, कुचला है। आप ये भूल जाते हैं कि हमने हमेशा अपनी राष्ट्र को, अपनी माटी को सबसे पहले रखा। आपने जो भी सरकारें आई, हमने आपके नारों को हमेशा माना, हम दो हमारे दो। वहां से लेकर के आप जितने भी लाडली बहन से लेकर के देख लीजिए, आप जितने भी एम्पावरमेंट से देख लीजिए, हमने हर वक्त सरकार का साथ दिया। आप जो डेवलपमेंट की बातें करते हैं हमने बिल्कुल मानी कि आप देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप राष्ट्र के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ भेद कोई सरकार से नहीं है, हमारा भेद वो सोच से है जो यहाँ पर बोलता है ब्राह्मण बनिया तुम्हारी कब्र खुदेगी। ये डीयू की जमीन पर, जेएनयू की जमीन पर, तब कास्टिज्म नहीं होता है, तब रिवर्स कास्टिज्म। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार बिल लेके आई है डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, क्या इस बिल की वजह से कि इक्वालिटी आने की जगह इक्वालिटी और कम हो जाएगी? और कम होगी। ये कौन सा इक्वालिटी की बात कर रहे हैं? कभी आपने दिल से बताइए, कभी आपने कोई दूसरी कम्युनिटी के लिए ये नारे सुने, ब्राह्मणों ध्यान रखो हम आ रहे हैं, है यहाँ पर, वी आर कमिंग फॉर यू, लिखा है देयर विल बी ब्लड, खूनी जंग होगी, ये हमारे लिए लिखा हुआ है। ब्राह्मणों के लिए, बणियों के लिए, ठाकुरों के ऊपर ये लोग स्लैंग लेते हैं, जाटों गुज्जरों के लिए भी पहले बात कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम किधर हो जाए फिर? हमारी माटी के लिए हम लोग वर्दियां पहनते हैं हमारे घर में से हर कोई, और हम लोगों के खिलाफ अगर बात करेंगे तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? इतने दिनों से सब चल रहा है तो सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि हम आज तक मूर्ख थे। सरकारों को लगता गया कि हम बिल्कुल मानेंगे, फॉल इन लाइन, और फॉल इन लाइन के तहत जो सरकार जो स्थापित करेगी हम बिल्कुल मानेंगे। पर कहीं ना कहीं तो शोषण की लिमिट होती है। अगर आप लोग हमको कुछ समझते ही नहीं है, आप लोगों को ऐसा लगता है ये तो वोट बैंक के कुछ है ही नहीं, ये लोगों का शोषण चीज़ है। क्यों नहीं होगा? इससे शोषण हो रहा है। आप मेरे को बताइए, आप इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात हो रही है?
यहाँ इक्वलिटी के कौन से पैरामीटर की बात कर रहे हैं? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की आज बात कर रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोल रहे हैं हर नागरिक यहाँ पर बराबर है, जात के ऊपर, हर जो क्षेत्र के ऊपर, भाषाओं के ऊपर। तो आप लोग को हम तो बोलते हैं कि इक्वलिटी है, अब इक्विटी के नाम पर ये तो गलत है ना कि एक कम्युनिटी को हथियार देकर दूसरे को मारा जाए। थोड़े दिन पहले अगर इतने जर्नलिज्म के लोग हैं, बड़ी अच्छी बात है, प्यारी बात है और अवेयरनेस है। SRCC कॉलेज में वो लड़की को एक लड़का प्रपोज करता है और प्रपोज करने के बाद बोलता है कि अब मैं तेरे को देख लूंगा, क्योंकि प्रपोजल रिजेक्ट होता है। तब ये फेमिनिज्म का नारा लगाने वाले जो हिडमा के पक्ष में यहाँ पर आगे थे, वो लड़कियों क्यों खड़े होती कि नो मीन्स नो। अगर कोई महिला ने बोल चुका है भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, कहानी वही खत्म हो जाती है। फिर भी वो लड़की के पीछे पड़े रहना और उसके ऊपर कंप्लेंट्स वगैरह फाइल करना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तथाकथित एलिगेशन है, अभी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कि एक लड़की ने ये चीज़ इसके साथ हादसा हुआ है। SRCC में अगर आप दिल्ली जो NCR देश की कैपिटल है, अगर यहाँ पर हो रहा है, मैं बात नहीं करूँगा बंगाल की, मैं बात नहीं करूँगा उस साउथ इंडिया की, मैं नहीं बात करूँगा सेंट्रल इंडिया की या वेस्ट या ईस्ट की, तो सोचिए वहाँ पर क्या हो रहा होगा। बहुत